नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारतीय एविएशन की हालत कितनी खस्ता है, ये तो इंडिगो क्राइसिस ने सबके सामने रख ही दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस क्राइसिस से निपटने के लिए और भविष्य में ऐसे क्राइसिस ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि सरकार ऐसा क्या करने जा रही है जिससे भविष्य में इस तरीके की प्रॉब्लम, इस तरीके का क्राइसिस सामने ना आए, ये सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि इस समय भारतीय आसमान की हालत बहुत ही अजीब है। जहां एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स भारत से आते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो भारत का आम मुसाफिर है, वो आज भी महंगे टिकट, फ्लाइट कैंसिलेशन या फ्लाइट डिले के जाल में फंसा हुआ है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भारत का जो एविएशन सेक्टर की डोमेस्टिक मार्केट है, वो पूरी तरीके से एक या दो एयरलाइंस के इशारों पर नाचती है। और जब भी इन एयरलाइंस की ऑपरेशन में थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है, तो उससे पूरे देश का एविएशन सेक्टर ऐसा लगता है ठप हो गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार जो नए स्टेप ले रही है, क्या उससे हमारे एविएशन सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की हलचल तो इसी ओर इशारा कर रही है। दरअसल सरकार ने 3 नए खिलाड़ियों को, संख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। तो आज की इस वीडियो में हम इन एयरलाइंस के केवल नाम नहीं जानेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि क्या ये वाकई में इंडिगो और एयर इंडिया जैसे जो दिग्गज हैं, उनके सामने टिक पाएंगे, या ये भी जो भारतीय एविएशन का उतार चढ़ाव भरा इतिहास है, उसका हिस्सा बनकर रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप हमारा जो मौजूदा एविएशन सेक्टर है, उसकी तस्वीर को समझिए, तब आपको प्रॉब्लम भी अच्छे से समझ में आएगी। तो फिलहाल भारतीय आसमान पर इंडिगो का लगभग 60 से 63% कब्जा है। इसके बाद एयर इंडिया ग्रुप जो है, जिसमें विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस शामिल है, उनका करीब करीब 28 से 30% मार्केट में शेयर है। तो तकनीकी भाषा में अगर आप कहो, तो भारत के एविएशन सेक्टर की इस समय डुओपोली या मोनोपोली लाइक सिचुएशन है। और जब कभी भी ऐसा किसी भी सेक्टर में होता है कि 2 या 3 कंपनियां पूरे बाजार को कंट्रोल करती हैं, तो उससे कंपटीशन खत्म हो जाता है। और जब कंपटीशन खत्म होता है, तो सबसे ज्यादा नुकसान ग्राहकों को होता है। डायनेमिक प्राइसिंग और कम सुविधाओं के रूप में हम इसका भुगतान करते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि पीक सीजन में दिल्ली से बेंगलुरु का किराया कभी कभी दिल्ली से दुबई के किराए को भी मात दे देता है। और इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए भारत सरकार अब जागी है और नए प्लेयर्स को मार्केट में प्रमोट करने जा रही है। सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू का विजन साफ है कि ज़्यादा एयरलाइंस होंगी तो ज़्यादा सीटें होंगी, ज़्यादा सीटें होंगी तो किराया सस्ता होगा। बहरहाल बात यह है कि ये विजन इस तरीके की क्राइसिस होने से पहले ही देख लेना चाहिए था। खैर, देर आए तो कोई बात नहीं, बस दुरुस्त आ जाए। तो अब हम उन 3 प्लेयर्स के भी बारे में जान लेते हैं जिनको एविएशन सेक्टर में उतारा जा रहा है। इसमें सबसे पहला नाम है संख एयर का। ये एयरलाइन उत्तर प्रदेश से अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है। इसका मुख्य केंद्र नोएडा का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट या लखनऊ हो सकता है। और संख एयर की सबसे बड़ी खासियत है इसका बिजनेस मॉडल, या एक फुल सर्विस कैरियर के तौर पर उतरने की योजना बना रहा है। और जहाँ पे इंडिगो जैसी कंपनियां लो कॉस्ट मॉडल पर चलती हैं, जहाँ हर चीज़ के पैसे आपको देने पड़ते हैं, वहीं संख एयर प्रीमियम अनुभव और बेहतरीन कनेक्टिविटी का वादा कर रही है। इनका लक्ष्य है कि 2026 के शुरुआती महीनों तक ये अपनी पहली उड़ान शुरू कर दे। दूसरे प्लेयर का नाम है अल हिंद एयर। ये एयरलाइन केरल के कोझिकोड से ताल्लुक रखती है और ये कंपनी अल हिंद ग्रुप का एक बड़ा हिस्सा है। ये ग्रुप पहले ही ट्रेवल और टूरिज्म सेक्टर में एक जायंट माना जाता है। इसके पास खाड़ी देशों यानी कि जो अरब कंट्रीज हैं और केरल के बीच ट्रेवल का बहुत बड़ा अनुभव और नेटवर्क है। और इस बार इनका फोकस होगा रीजनल कनेक्टिविटी पे। ये उन शहरों को जोड़ेंगे जिन्हें अक्सर बड़े खिलाड़ी नज़रअंदाज कर देते हैं। और हमारा तीसरा प्लेयर है फ्लाई एक्सप्रेस। ये खिलाड़ी थोड़ा अलग है। इसका बैकग्राउंड लॉजिस्टिक और कार्गो से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इनका मॉडल भी हाइब्रिड हो सकता है, यानी कि यात्रियों के साथ साथ ये कार्गो कैपेसिटी का इस्तेमाल करके अपने रेवेन्यू को स्थिर रख सकते हैं। तो आई गेस अभी आप समझ गए होंगे कि ये कौन से 3 बड़े प्लेयर हैं जो हमारे एविएशन सेक्टर में एंट्री लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये उड़ान कब से भरेंगे। तो देखिए भैया, एविएशन के सेक्टर में एनओसी मिलना पहली सीढ़ी होती है, ये मंजिल नहीं होती। तीनों एयरलाइंस को एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो मिल गया है, लेकिन इसके बाद आता है सबसे मुश्किल, एओसी, एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। इन कंपनियों को डीजीसीए के सख्त मानकों को पूरा करना होगा। अपने विमानों का जो फ्लीट है, जो बेड़ा है, उसको खड़ा करना होगा। पायलट्स की ट्रेनिंग करानी होगी और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने उड़ान के लिए स्लॉट्स हासिल करने होंगे। बड़े एयरपोर्ट्स जैसे कि दिल्ली और मुंबई में स्लॉट मिलना आज के समय में सोने की खदान खोजने जितना मुश्किल है। तो विशेषज्ञों की अगर हम माने, तो इन सारी प्रक्रियाओं में अभी भी 8 से 12 महीने तक का समय लग सकता है। पर ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि इनको समय कितना लगेगा। समय भले ही 2-4 महीने और एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन उससे भी मुश्किल सवाल है इस बिजनेस में सस्टेन करना। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, भारत में एयरलाइन चलाना इतना भी आसान कभी नहीं रहा है। याद कीजिए डामानिया एयरवे, मोदी लुफ्त और हाल ही में जो जेट एयरवे या किंगफिशर था, यहाँ तक कि गो फर्स्ट जैसी जो एकदम वेल स्टेब्लिश एयरलाइंस थी, वो भी इंजन की दिक्कतों और आर्थिक दबाव के कारण ग्राउंडेड हो गई। क्योंकि एविएशन एक हाई कैपिटल लो मार्जिन बिजनेस है, यहाँ पे मार्जिन कम होता है। उसके ऊपर से तेल की कीमतें और डॉलर की घटती बढ़ती वैल्यू किसी भी एयरलाइन का बजट बिगाड़ सकती है। इसीलिए इन तीनों कंपनियों की असली परीक्षा ये होगी कि क्या इनके पास इतना कैश बर्न
बर्न करने की ताकत है कि ये शुरुआती 2-3 साल का घाटा सह सके। यही दरअसल इनकी अग्नि परीक्षा है। अब अगर मैं बात करूं कि इनके पास मौका कहाँ है, तो देखिए भारत सरकार की जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, कितना उड़ रहा है खैर ये अलग बात है। इस स्कीम के तहत काफी हद तक देश के छोटे शहरों को हवाई नक्शे पे लाके खड़ा किया गया है। इसीलिए संक एयर और अल हिंद एयर जैसी कंपनियों के लिए असली मौका है टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी उड़ान को शुरू करने का। आज दरभंगा, झारसुगड़ा, किशनगढ़ जैसे एयरपोर्ट पे यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन आज भी वहाँ पे फ्लाइट्स कम है। अगर ये जो नई एयरलाइंस है, ये इन अनटैप्ड मार्केट को कब्जा कर लेती है, तो कहीं न कहीं ये बड़े खिलाड़ियों को टक्कर दे सकती है। और इसके अलावा सिर्फ एयरलाइंस का आना काफ़ी नहीं है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। 2025-26 तक भारत के पास करीब 200 से ज़्यादा चालू एयरपोर्ट्स होंगे। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डिजी यात्रा ने एयरपोर्ट के एक्सपीरियंस को बदला है। नई एयरलाइंस को अपनी टेक्नोलॉजी को इतना स्मूथ रखना होगा कि वो जो खासतौर पे युवा मुसाफिर हैं, उनको अपनी ओर खींच पाएँ। क्योंकि अगर हम पैसेंजर के नज़रिए से देखें, तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल पैसेंजर के लिए क्या होता है? किराया होता है और यहीं पे इनको कायदे से लूटा जाता है। जब इंडिगो ने पिछले साल अपने ऑपरेशंस में दिक्कतें झेली थी, तो लास्ट मिनट में अपने किराए को 400% तक बढ़ा दिया था। और क्योंकि मार्केट में इनकी 60 से 65% मोनोपोली है, तो पैसेंजर के पास ज्यादा ऑप्शन थे नहीं, तो झक मार के आपको बढ़ा हुआ किराया देना ही था। ऐसे में जब 3 नए खिलाड़ी बाजार में आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये मनमाना टिकट का प्राइस बढ़ाने की जो एक टेंडेंसी है, वो खत्म होगी। और कम से कम कितना भी नहीं तो 15 से 20% सीटों की बढ़ोतरी होगी। और इकोनॉमिक्स का सिंपल सा नियम है कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतें घटेंगी। और आज भी भारत के एविएशन सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। दुनिया भर की नजरें भारत पे है। एयरबस और बोइंग के लिए भारत सबसे बड़ा खरीदार है। एयर इंडिया और इंडिगो ने ऑलरेडी 1000 से ज्यादा विमानों का ऑर्डर दे रखा है। ऐसे में छोटे खिलाड़ियों के लिए चुनौती ये भी होगी कि उन्हें नए विमान और ट्रेंड पायलट कहाँ से मिलेंगे। ग्लोबल पायलट शार्टेज एक हकीकत है और नई एयरलाइंस को इस मोर्चे पे काफी पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। खैर, सरकार का ये स्टेप दिखा रहा है कि भारत का आसमान अब सिर्फ 1 या 2 लोगों के लिए नहीं होगा। 3 नई एयरलाइंस का आना इस बात का सबूत है कि भारत की इकोनॉमी में अभी भी विस्तार का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन यहाँ पे असली सवाल वही है कि क्या ये कंपनियां सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट पे खड़ी होंगी या वाकई में हमें पॉकेट फ्रेंडली और रिलायबल सफर दे पाएंगी। दोस्तों, हकीकत ये है कि एविएशन इंडस्ट्री में चमक धमक बहुत है, लेकिन इनके नीचे का रास्ता कांटों से भरा हुआ है। सवाल यहाँ पे बहुत सारे हैं कि क्या संघ एयरलाइन अपनी फुल सर्विस की रणनीति से इंडिगो के किले में सेंध लगा पाएगी, और क्या अल हिंद एयर दक्षिण भारत के अपने मजबूत आधार को पूरे देश में फैला पाएगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या नई एयरलाइंस के आने से मुसाफिरों के दिन बदलेंगे या फिर एविएशन सेक्टर में सुधार के लिए नई एयरलाइंस नहीं बल्कि तेल की कीमतों और टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की जरूरत है, या आपको लगता है दोनों करने की जरूरत है? जो भी आप सोचते हैं लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो वो भी आप लिख सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।